न्यूज वक्त में सबसे पहले बात टीम इंडिया की शानदार जीत की करेंगे, क्योंकि भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया है और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारतीय टीम अब तक अपने सभी 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। आज सबसे ज्यादा शानदार रही भारतीय गेंदबाजों की परफॉर्मेंस। शमी ने अकेले 5 विकेट लिए, जबकि सिराज ने 3, बुमराह और जडेजा ने 1-1 विकेट चटका, लेकिन श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से ढेर कर दिया और जीत अपने नाम कर ली। और इसी के साथ भारत ने अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। शानदार खबर, वर्ल्ड कप में लगातार भारत की 7वीं जीत है। एक भी मैच भारत ने अभी तक नहीं हारा है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था, जहां पर भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया है। लगातार ये 7वीं जीत भारत की। इसी के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो गया और सबसे ज्यादा दमदार प्रदर्शन आज रहा है भारतीय गेंदबाजों का, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। शमी, सिराज, बुमराह शानदार गेंदबाजी की बदौलत एक के बाद एक श्रीलंकाई टीम ढेर होती चली गई और भारत ने श्रीलंका को लक्ष्य दिया था 358 रनों का, लेकिन उससे पहले ही श्रीलंकाई टीम ढेर हो गई। सीधा सेमीफाइनल का टिकट अब भारत का। वर्ल्ड कप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। और अगर अभी तक के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत अभी फिलहाल टॉप पर है और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड कप में एक भी मैच भारत ने नहीं हारा है। 7 मैच खेले, 7 के 7 मैच भारत ने जीते हैं। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को भी हरा दिया और 7वीं जीत अपने नाम कर ली, जिसके बाद अब टॉप पर है भारतीय टीम। सीधा सेमीफाइनल पहुंचने वाली भारतीय टीम बन गई है। पहली टीम बनी है जो सीधा सेमीफाइनल का टिकट जिसको मिला है। पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम टॉप पर है। एक भी मैच भारत ने नहीं हारा है। शमी, सिराज और बुमराह की फिरकी के आगे श्रीलंकाई ढेर हो गए। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते चले गए। वर्ल्ड कप में शानदार जीत भारत की। सेमीफाइनल का टिकट पक्का। पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम और इसका आज की जीत का सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो श्रेय जाएगा गेंदबाजों को। एक के बाद एक किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। और सबसे पहले देखिए मोहम्मद सिराज की अगर बात करें, 7 ओवर उन्होंने खेले हैं और 3 विकेट उन्होंने चटके, 16 रन दिए और 2.30 इकॉनमी रहा। मोहम्मद सिराज शानदार उन्होंने आज गेंदबाजी की है। मोहम्मद शमी की बात करते हैं, एक के बाद एक 5 विकेट, 5 ओवर 5 विकेट, 18 रन ही इन्होंने दिए हैं। बेहतरीन आज इनकी गेंदबाजी रही है और एक के बाद एक 5 विकेट इन्होंने चटके हैं। जसप्रीत बुमराह 5 ओवर खेले, 1 विकेट लिया है और सिर्फ 8 रन इन्होंने दिए हैं। तो जैसा आज के मैच की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, आज भारतीय बॉलर्स ने कमाल कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में 7वीं जीत का श्रेय, आज की जीत का श्रेय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों को जाता है। सीधा सेमीफाइनल का टिकट अब भारत को मिल गया है। पहली टीम बनी है जो सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। और अभी तक पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए, बिना कोई मैच हारे भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। शुरुआत हालांकि भारत की अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि जिस वक्त रोहित का विकेट गिरा था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज शायद श्रीलंकाई गेंदबाज थोड़े हावी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल का खेल दिखाया और पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद चुनौती बहुत बड़ी थी श्रीलंकाई टीम के लिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने कमाल आज दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 7वीं जीत है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टीम इंडिया कोई मैच अभी तक नहीं हारी, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है टीम इंडिया। चैलेंजेस बहुत थे भारतीय टीम के सामने, क्योंकि जिस वक्त वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तभी यह कहा जा रहा था कि चैलेंज सबसे बड़ा होगा नीदरलैंड की तरफ से, चैलेंज सबसे बड़ा होगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। लेकिन हर चैलेंज को दरकिनार करते हुए भारतीय टीम ने दिखा दिया कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा और अब सीधा सेमीफाइनल का टिकट कटवाया भारतीय टीम ने। और ये तो भारत की श्रीलंका के खिलाफ ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है और वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी जीत है अभी तक की। 7 मैच भारत ने खेले हैं,
लेकिन सातों मैच भारत ने जीते। आज का मैच कमाल कर दिया भारतीय टीम ने, जिसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में चारों तरफ तालियां ही तालियां सुनाई दे रही थी। देव कोटक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देव कोटक, बहुत ही बढ़िया मुकाबला और यकीनन आज की जीत का अगर हम श्रेय कहें, भले ही हमारे बल्लेबाजों ने पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया, लेकिन गेंदबाजों ने भी किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। देव कोटक, जीत के बाद कैसे जश्न वहां पर फैंस मना रहे हैं? नया सुना दें क्योंकि वो तो पुराना हो गया। जी, जश्न आपको दिखा दे एक बार तो ये जो सारे लोग मेरे पीछे इकट्ठा हुए हैं, साफ तौर पर खुशी झलक रही है। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि हम वानखेड़े स्टेडियम के एग्जैक्टली सामने हैं, तो किस तरह से लोग जो है वो खुश है। भारत ने सेमीफाइनल्स में पांव रख लिया है। उन्हीं से बात कीजिए देव कोटक, उन्हीं से बात कीजिए क्योंकि आपसे ज्यादा फैंस उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, माइक उनकी तरफ कर दीजिए। जी, आज की मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भारत खेली है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने बैटिंग की, लंका वालों की डंका बजा दी, बल्लेबाजी तो बेहतर हुई और बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी बुमराह, शमी और सिराज ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, आई लाइक यू मोहम्मद सिराज, बुमराह और शमी और किंग कोहली। हम शतक को नहीं देखना चाहेंगे, हम खुश है। शतक नहीं हुआ तो भी खुश है। हमें सिर्फ कप चाहिए, हमें वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप है हमें वो लाना है और साउथ अफ्रीका के साथ हमारा अगला मुकाबला है इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका में। क्या आपने सोचा था कि श्रीलंका 55 पर ऑल आउट हो जाएगी और कंटेस्ट नहीं? सोचा था हमने, तो हमारा ब्लू मैन को ही चीयर अप करना था, इसलिए हमारे तीन बैट्समैन जो है मैम, हमारे जो तीन बैट्समैन हैं बहुत ही शानदार खेले, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, लेकिन वो सेंचुरी नहीं मार पाए। तो क्या आपके लिए निराशाजनक बात है? हाँ, निराशाजनक बात हमारे लिए हो गई है कि सेंचुरी नहीं कर पाए। लास्ट टाइम रोहली को भी ऐसा हुआ था ना, 97 सेंचुरी होगी विराट की सेंचुरी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप आगे आइए। क्या आपको लगता है कि इंडिया फाइनल्स जीतने की क्षमता पूरी रखता है? 110% जीतेगी इंडिया जीतेगी। और थोड़ा सा निराशा बात है कि विराट कोहली की सेंचुरी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मैच जो इंडिया का है विराट कोहली का बर्थडे का है ईडन गार्डन में, जहाँ पे विराट का 100 पक्का है। जी भाई साहब, मैं सेंचुरी पे बोलना चाहता हूँ। विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, उसके बाद अपना शुभमन गिल का हो, तीनों का भी आज सेंचुरी मिस हो गया। बट विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, हम हर मैच में उनसे आशा लगाते हैं सेंचुरी। और इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके तरफ से 3 सेंचुरी मिस हो गई है, बट हमको कोई गम नहीं है। वो सेंचुरी का किंग है, वो हमेशा किंग रहेगा, विराट कोहली। तो साफ तौर पर जो है लोग उनकी खुशी झलकती हुई यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम के बिल्कुल बाहर आपने देखा कि किस तरह से लोग खुश है, किस तरह से अपनी एक्साइटमेंट को ना रोक पाते हुए हमारे साथ जुड़े हुए इस चैनल पर और कहते हुए कि नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल ये बात करेंगे, बल्लेबाजी अच्छी रही, शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार पाए इसका मलाल नहीं, लेकिन सीधी सी बात है कि हम कप देखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। भाई, गेंदबाजों का भी जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। पूछिए जरा, गेंदबाजों की तारीफ किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी, अगर गेंदबाज की तरफ से आज ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता तो शायद 55 पर श्रीलंका को ऑल आउट नहीं कर पाते। तो उनकी अगर बात करें तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सपोर्ट भी बहुत अहम होता है। देखिए अगर 55 रन पे ऑल आउट नहीं होते, इंडिया इतना रन बनाई, जितना भी बनाई इंडिया ने, तीनों विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। नहीं, मैं अगर बॉलर्स के सपोर्ट, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन बॉलर्स ने भी बड़ी सीरियसनेस और सटीक तरीके से अपना काम किया, इसीलिए आज इंडिया ये मुकाम पर पहुंच पाई। तो उसकी ही अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप सिराज? और जब से बुमराह वापस अपने इंजरी के बाद आए, उसका बहुत ज्यादा बेटर प्ले हुआ है, उसका बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है। कुलदीप यादव को देख सकते हो, 2000 मियां मैजिक
को देख सकते हो, उसने एशिया कप के फाइनल में जो किया था वो उसने आज वापस रिपीट किया श्रीलंका के सामने। और श्रीलंका मतलब उसकी फेवरेट टीम हो गई, मतलब वो आ जाए सामने वो पछाड़ देगा वो लोग को। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इंडिया का बॉलिंग अटैक अनप्लेएबल है, क्या आपको लगता है आने वाले कुछ मैचों में भी जो हमारे खिलाफ जो भी टीम खेलेगी या ऑपोजिशन टीम्स होगी उनको तकलीफ हो सकती है? बहुत ज्यादा तकलीफ। अभी जैसे हमारा अगला मैच ईडन गार्डन पे जैसे सबको पता है विराट कोहली का बर्थडे 5 नवंबर को, और मोहम्मद शामी को वहाँ पे बहुत ज्यादा स्विंग मिलेगा और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स को। देख लेना साफ तौर पर ये लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि अगली मैच जो होगी ईडन गार्डन्स कोलकाता के वेन्यू पे जो खेली जाएगी वो भी हम साउथ अफ्रीका के सामने देखिए देव कोटक, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर अभी तक इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है तो इसका सीधे तौर पर आप ये मान के चलिए कि अगला जब सेमीफाइनल का टिकट कटवाने वाली पहली टीम भारतीय टीम ही बनी है। टॉप 5 पर भारतीय टीम है, 7 मैच लगातार जीत चुकी है। हमारे बैट्समैन हो, बॉलर्स हो, सभी कमाल का खेल दिखा रहे हैं। ऐसे में सीधा सेमीफाइनल में पहुंचना, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तमाम फैंस को। जी, जैसे कि आपने कहा विराट कोहली से तो उम्मीद है काफी फैंस को, लेकिन ये जो टीम वर्क है इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि आज ये ऑलराउंड टीम एफर्ट का नतीजा है जो देखने में आज शुरुआत में पहला झटका लगा था। अगर देखा जाए शुरुआती जो पहला झटका था रोहित के तौर पर, कैप्टन भी हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल जरा रोहित को लेकर और उनकी कैप्टनसी को लेकर भी यहां पर बनता है। ये टीम में रुक जाओ भाई। चले देव, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा आपके आसपास हैं, फैंस का जोश बहुत ज्यादा है और वो जोश लगातार स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। अनिर्बन के पास चलेंगे, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। भाई अनिर्बन, अब तो ईडन गार्डन में अगला सीधा सेमीफाइनल का मुकाबला और वही पहुंचने वाली टीम इंडिया। जरूर देखिए कल आने वाला है टीम इंडिया, जोरदार स्वागत होगी उनकी, क्योंकि कल पहुंचने वाला है टीम इंडिया और जोरदार स्वागत होगी उनकी। जब कोलकाता में एयरपोर्ट में आएंगे तब तो जोरदार स्वागत होगी रोहित शर्मा, विराट कोहली की। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को है कि मैं बताऊंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की यहाँ पे बात नहीं आ रही है। अब तो एंजॉयमेंट करना है। इंडिया टीम साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे, लेकिन ये लीग मैचेस है। अब आएंगे सेमीफाइनल जिसमें असली परीक्षा होगी। इंडिया टीम का हालात बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के साथ 2011 में वानखेड़े में हम लोग देखे थे। अब जो है कि 2023 में सारे डिपार्टमेंट में आउट परफॉर्म कर गए। अब यहाँ पे मेरे साथ जो है तमाम फैंस जुड़े हैं। भाई कोलकाता में नेक्स्ट मैच है साउथ अफ्रीका, जो कि सबसे टफ होने वाली है गेम। तो टिकट तो बुक करा लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन अब मैच इसमें कैसे जीत पाएगा इंडिया, और लग रहा है कि ऐसे ही परफॉर्म दोहराएगा फिर से? नहीं, देखिए ईडन गार्डन्स में तो थोड़ा स्पिनर को मदद मिलेगा, कुलदीप यादव बेस्ट रहेगा और जडेजा भी बेस्ट करेगा। बैटिंग तो पूछना ही है, रोहित शर्मा 264 यहीं पे मारा है, फिर एक बार डबल सेंचुरी लगाने वाला है रोहित शर्मा। कोहली का 49 शतक भी हो जाएगा, सचिन की बराबरी भी कर लेगा। तो इंडिया जीतना ही है इस बार, किसी भी टीम इस बार अनबीटन रहेगा इस वर्ल्ड कप में। 2023 का सारा मैच इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप का फाइनल तक कोई हरा ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। चुप मत रहो यार, पहले चीयर अप तो कर लो, उसके साथ बातें करते हैं। चलिए कोलकाता से इंडिया एक बार सीधा चलेगी। न्यूज रूम मेरे से होगी राहुल रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 7 मैच हमने जीते, लीग मैचेस थे, अब असली परीक्षा ईडन में खेला हो गए। देखिए, ये जो 2 शहर से देव थे, एक शहर से अनिर्बान थे, कलकत्ता और मुंबई, ये 2 ऐसे शहर हैं जो क्रिकेट का कल्चर समझते हैं। क्रिकेट की भूख बहुत है और क्रिकेट से प्यार बहुत है। अब साउथ अफ्रीका जो एक क्लोज सेकंड बेस्ट टीम लगी है, आई थिंक उसके लिए ना एक बिल्डअप भी बहुत अच्छा हो गया, जहां इंडियन टीम बल्लेबाज आपके गेंदबाजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गेंदबाज आपके बल्लेबाजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है, हम सबको ये लग रहा था कि यार जो पीछे हुआ है पिछले वर्ल्ड कप्स में जो हमने देखा है कि वो एक खराब दिन कभी कभार आ जाता है। मेरा मानना ये है कि खराब दिन इंडियन टीम का इस टूर्नामेंट में आ चुका है। आपने वो खराब दिन देख चुके हैं, बट उसके बावजूद ऐसा किसी को लगा ही नहीं कि इंडियन टीम खराब खेली है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी थोड़े बहुत कमियां निकल भी आती हैं तो आपका कोई और बैट्समैन उस दिन खड़ा हो जाएगा, आपकी गेंदबाजी उस दिन अपना काम कर देती है, बल्लेबाज उस दिन रन बना देते हैं।
आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करी थी हमने पहले मैच में, जब आपकी 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी और उन्होंने आपको जीत तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी ऐसे दिन आए हैं जब आपको लगा है कि थोड़ी कमी रह गई है, पर दिन हर मैच के बाद इंडियन टीम और बेहतर लगी है। आज इस वक्त ये कहना पड़ेगा कि अगर ये इंडियन टीम अगर इस वर्ल्ड कप को नहीं जीतती है तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। साउथ अफ्रीका एक क्लोज सेकंड दिखी है, 7 में से 7 मैच जीतना कोई कम बात नहीं। और जिस तरीके से आप जीते हैं, जिस तरीके से ये इंडियन टीम जीती है, आप देखिए ना, कभी कभार आपको ना आपकी 11 कितनी बेहतर है इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि बेंच पे कौन बैठा है, बेंच पे कितना बड़ा राहुल, प्लेयर अगर बैठा है। मैं एक लाइन में आपसे समझना चाहूं, टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर श्रीलंकाई टीम की परफॉर्मेंस बेहद खराब है? श्रीलंका टीम अगर आप देखिए बाकी टीमों के साथ भी खेली है, उनकी परफॉर्मेंस तो खराब रही ही है, पर अगर जहां पर श्रीलंका अगर 50 रही हो तो इंडियन टीम ने उस श्रीलंकन टीम को दिखाया है कि वो 10 के मुकाबले खेल रही है। बाकी टीमों के खिलाफ अगर आप देखिए, श्रीलंका 100% नहीं खेल रही होगी, 50% खेल, बट इंडियन टीम के साथ वो 10% आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टीम कॉम्बिनेशन आपका बनता है। आज रोहित शर्मा आपने बात करी है, राहुल रोकूंगी आपको, जरा फैंस का जोश भी लगातार दिखाता रहे। राहुल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि समझने की कोशिश ये करेंगे। हम ये मानकर अभी तक चल रहा है निर्बन कि 7 मैच जीते, पहली टीम बनी, फाइनल का टिकट कटवाने वाली। ईडन का अगला मैदान है, विराट कोहली का जन्मदिन है, फैंस बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, चाहे विराट कोहली हो या फिर पूरी टीम इंडिया हो। राहुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बैट्समैन और बॉलर्स दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईडन से पहले कोलकाता का जोश जरा हमें दिखाइए। देखिए जरूर, कोलकाता में तो फैंस की जो जोश है वो काफी हाई है, और साथ में ईडन गार्डन्स में जो मैच होने वाली है वो बेहद जो है कि वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल वाली मैच होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसे फॉर्म में इस बार है, उसमें हमको लग रहा है कि टफ मैच इंडिया फेस ऑफ करेगा साउथ अफ्रीका टीम को। लेकिन होम एडवांटेज हर समय रहता है, और ये सारे जो तमाम फैंस हैं वो जरूर जाएंगे इंडिया को चीयर अप करने के लिए। भाई अब क्या लग रहा है कि विराट कोहली तो सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा, रोहित शर्मा बैटिंग करेगा नहीं करेगा, कोई भी आके परफॉर्म कर देगा भाई। तो अब आप तमाम जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है उसमें बॉलर्स को आगे रखेंगे या बैट्समैन को आगे रखेंगे? देखिए दोनों ने हर डिपार्टमेंट में इंडिया अच्छा किया, और राहुल द्रविड़ की सबसे अच्छी मुझे चीज ये लगी कि सभी पिच को जाके पहले वो खुद चेक करते हैं कि कैसा है, उस हिसाब से अपनी टीम को तैयार करते हैं, उसको गाइड करते हैं। और इंडिया में हो रहा है तो भाई इंडिया होम एडवांटेज लेगा, ये सारी टीमें लेती हैं अपना होम एडवांटेज, और इंडिया में हो रहा है तो हराना नामुमकिन है इंडिया में कभी किसी को भी। और इस टाइम जो है इंडिया की परफॉर्मेंस जो पीक पे है, सारे बॉलर्स हो, बैटर्स हो, ऑलराउंडर्स हो, सब अपने पीक पे हैं और अपना पूरा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हराना नामुमकिन है इस बार, भले कोई इस बार हराना मुमकिन है भाई। तो अनिर्बन रहिए हमारे साथ। देव कोटक हमारे साथ इस वक्त वानखेड़े के बाहर से मौजूद है, मुंबई से। देव कोटक, देखिए हराना मुश्किल है, 7 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है, फैंस का जोश हाई है और फैंस चाह रहे हैं कि कम से कम कुछ भी नहीं। जी, फैंस का जोश तो हमेशा से हाई ही रहा है, और आज तो और ज्यादा, क्योंकि ये लोग जो मेरे पीछे हैं वो नॉन स्टॉप हमसे बातें करने को तैयार है। स्टेडियम के अंदर इतना चिल्लाए फिर भी थके नहीं, तो आप उन्हीं से बात कीजिए फिर। गिरा नहीं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज के आप आज के मैच को लेकर क्या विचार है आपके? इंडिया ने जिस तरीके से श्रीलंका को हराया और जिसे पछाड़ फेंका, 55 रन पर ऑल आउट कर दिया, बहुत मजा आया। जैसे पहले ही बॉल पे बुमराह ने विकेट मारा तभी लग गया कि इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। और जैसे शमी का परफॉर्मेंस देखने में मजा आ रहा है, 3 मैचों में 5 विकेट पिछले मैचों में और 4 विकेट पिछले मैचों में, और आज 5 मैचों में 5 विकेट आज के मैच में, मजा आ गया। और जैसे अफसोस हुआ जैसे विराट कोहली का शतक बाकी रह गया, शुभम गिल का 8 रन बाकी रह गया, इस बात का थोड़ा अफसोस रहा। और दूसरी बात ये थोड़ा सा अफसोस इस वजह से हो रहा है कि हमने अपने यहाँ पे अपने घर में बुला के उनको ऐसी बुरी तरीके से धोया, थोड़ी सी इस बात पे मुझे अफसोस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अपने घर में बुला के उनको ऐसी बुरी तरीके से धोना, मतलब धोने से याद आया, आपने कहा कि 3 रन पे 4 विकेटें तभी गिर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये मैच लंबा नहीं चलेगा, उसी समय गेम ओवर था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी समझ गया 15 ओवर से 10 ओवर से 15 के बीच के ये मैच खत्म होने वाली है, और वही हुआ। 19 या 20 ओवर के अंदर ये मैच खत्म हो गया। इंडिया का परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा। आई लव इंडिया, आई लव माय इंडिया।
मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने काफी बेहतरीन बॉलिंग डाली आज, उसके परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लगा था इंडिया 100 या 200 रन से जीतेगा, फिर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की बॉलिंग डालकर अपने को पता ही चला 300 रन से भी कोई जीत सकता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो सहयोग सिर्फ मोहम्मद सिराज और शामी से नहीं आया, लेकिन जसप्रीत बुमराह हो या रविंद्र जडेजा हो, उन्होंने भी काफी अच्छा योगदान दिया है। अपनी टीम इंडिया अपने बॉलर पर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हर बॉल पर अपील हो रहा है, सबको लग रहा है अगले बॉल पर विकेट जाएगा। जी, आपसे अगर मैं बैट्समैन के बारे में बात करूं तो बैट्समैन ने बहुत ही शानदार स्टार्ट दिया, जिससे बॉलर्स को अच्छा कॉन्फिडेंस मिला कि हमारे पास एक अच्छा खासा टोटल है जिसे चेस करना होगा ऑपोजिट टीम को। लेकिन 3 लोग की सेंचुरी रह गई, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली। तो कहीं ना कहीं तुम्हें दुख होता है उस बात का? जी, हमें दुख होता है कि कोहली की, शुभम गिल की सेंचुरी नहीं हुई। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सेंचुरी हो और वर्ल्ड कप जो है तो हम ही लाएंगे। और हमारे देखिए, सही बात है, क्योंकि फैंस इस वक्त क्या चाह रहे हैं, फैंस को सेंचुरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात तो ये कि आज श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की है। दूसरी बात, सीधा सेमीफाइनल का टिकट भारत का पक्का हो गया है। और तीसरी बात ये कि उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई, उम्मीदें बाकी हैं। राहुल रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राहुल, हम कहें दोनों ही जगह फैंस का जोश आई है। जाहिर सी बात है कि हम और आप जब भी बात करते हैं हम भी यही कहते हैं कि नहीं, इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत लेगी। लेकिन ईडन के मैदान पर भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम होगी। कोई एक आपको लगता है कि चैलेंज जो भारत के सामने वहां पर रहने वाला है, या फिर कौन सी बात ऐसी है जो सबसे ज्यादा चैलेंज दे सकती है भारत को? बिल्कुल नवजोत, देखिए ये बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया। किसी ने सोचा नहीं होगा जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा, किसी ने कहा होगा 5 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच जब खेल रही होंगी तो ये दोनों टीमें टॉप 2 टीम्स होंगी। साउथ अफ्रीका अभी तक एक ही मैच हारा है और वो शायद से सबसे अनएक्सपेक्टेड मैच हारा है कि वो नीदरलैंड से हार गए। बट साउथ अफ्रीका की ना एक कमजोरी जो दिखी है इस टूर्नामेंट में अभी तक, वो ये है कि उन्होंने 2 बार इस टूर्नामेंट में जो मैचेस खेले उनमें उन्होंने 2 बार चेस किया है। एक बार उन्होंने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला जो मैच हार गए, उसके बाद एक मैच उन्होंने खेला पाकिस्तान के खिलाफ जो वो एक मॉडेस्ट सा टोटल चेस कर रहे थे और वहां पे वो मैच फंसते फंसते वो किसी तरह बस जीते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की वो एक कमजोरी है कि अगर साउथ अफ्रीका को चेस करना पड़े तो क्या इस गेंदबाजी के अगेंस्ट, जहाँ पे साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स की गेंदबाजी के अगेंस्ट फिसलती हुई दिखी है, पाकिस्तान की गेंदबाजी के अगेंस्ट फिसलती दिखी है, क्या वो इस बॉलिंग अटैक जिसमें बुमराह, शमी, सिराज हैं, उसके बाद कुलदीप यादव आ गए, रविंद्र जडेजा आ गए, क्या इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट क्या वो कोई टारगेट चेस कर पाएगी? इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला हो सकता है कि जो हम इंडिया की गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, इतना बेहतरीन बॉलिंग अटैक वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, वो 350 से नीचे बात नहीं कर रहे। वो उस मोड में खेल रहे हैं जिस मोड में हम देखते थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड तो फेल हो गया, बट साउथ अफ्रीका ने क्या किया और उनकी ताकत हो गई है उनका मिडिल ऑर्डर। अगर उनके टॉप ऑर्डर बिना रन बनाए मतलब धीरे धीरे रन बनाए और कहीं 35 ओवर तक ले गए, तो वो देख रहे हैं कि 10 ओवर बाद डेथ में वो 115, 20, 25, 30, 50 ऐसे बात कर रहे हैं वो। तो वो मुकाबला आपका कहीं ना कहीं हो सकता है भारत की गेंदबाजी और साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के बीच। बिल्कुल। ईडन की पिच क्या कहती है राहुल, ये भी बताइए जरा, और ईडन के रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए। देखिए ईडन वो वक्त अलग था जब ईडन की विकेट थोड़ी सी स्लो होती थी। एक तो ये है कि यहाँ पर एक टेम्पटेशन रहेगी, जो भी टॉस जीतेगा उसको एक टेम्पटेशन रहेगी कि ओस जो है शाम में यहाँ पे ओस बहुत ज्यादा गिरती है, तो एक टेम्पटेशन रहेगी कि आप टॉस जीत के ना गेंदबाजी करने का फैसला करें कि आप चेज करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चेज में ये होता है कि बाद में गेंदबाजी के लिए आउटफील्ड आपका गीला हो जाता है, बार बार बॉल गीला हो जाता है, तो वो है। बट ईडन का विकेट आपको नचाएगा, तेज गेंदबाजों के लिए वो बॉल थोड़ा बहुत काफी हद तक हिलेगा, वो बहुत अच्छा हिलता है वहां पे। और फिर भी एक ये होगा कि अगर आप ये देखिए दोनों टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई हैं, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल पहुंचे। बस यहाँ पे ये है कि आप वो कहते हैं ना कि ब्रैगिंग राइट्स कौन लेकर जाना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों हो सकता है ये दोनों टीमें आपको नॉकआउट्स में सेमीफाइनल या फाइनल में मिले। तो यहाँ पे इसलिए भी आपको ये मैच जीतना इसलिए जरूरी है
कि भाई आप वहां पे ब्रैगिंग राइट्स लेके जाएंगे कि हम इनसे जीते हुए थे। हाँ राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन आज के इस मैच के बाद और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पब्लिक की राय, जनता की खुशी, जनता का जोश देखिए। तो फैंस का जोश हाई है, जीत बड़ी है, जश्न बड़ा बनता ही है। और अब सीधा फैंस कह रहे हैं कि कम से कम कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का साथ जोड़ने के लिए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर में खतरनाक होती जा रही हवा से जुड़ी हुई है। खतरनाक इसलिए क्योंकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI करीब 400 के पार जा चुका है। माना जा रहा है कि अगले 20 दिन दिल्ली के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान वैसे भी प्रदूषण बेहिसाब होता है। और इस साल जो हालात हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि नवंबर सांसों का संकट काल हो सकता है। सेहत के लिहाज से ये हालात गंभीर हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। धुंध ऐसी कि रास्ता साफ नजर नहीं आए और नवंबर में जनवरी के मौसम का एहसास हो, तो कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली की आबोहवा बद से बदतर हो चली है। सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द की समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता यानी AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाला है। दिल्ली में आज प्रदूषण का रंग और ज्यादा गहरा हो गया। सुबह से ही इसी तरह से जो मौसम है वो दिखाई पड़ रहा है। धुंध की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाई हुई है। दिल्ली का अभी जो AQI है वो 385 के आसपास है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, जब आप दिल्ली से जुड़े हुए इलाकों को देखते हैं, एनसीआर के दूसरे इलाके देखते हैं, तो वहाँ भी स्थिति इतनी ही खतरनाक है। ऐसा नहीं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दिल्ली में हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नहीं हुआ तो अगले 20 दिन दिल्ली की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का सीधा कनेक्शन सेहत से है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि नवंबर के शुरुआती 15 दिन प्रदूषण के लिहाज से क्यों अहम है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी DPCC की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 15 नवंबर तक का समय राजधानी के लिए सबसे अधिक प्रदूषित रहता है। ये रिपोर्ट 2018 से 2022 तक के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। यानी रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का औसत AQI 370 रहता है, जबकि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का औसत AQI 299 रहता है। प्रदूषण के लिहाज से 16 से 31 दिसंबर तक के 15 दिन भी अहम होते हैं, जब औसत AQI 351 रहता है।
लेकिन माना जा रहा है कि इस साल 20 नवंबर तक का वक्त ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर पूर्वानुमान अच्छे नहीं हैं। अंदाजा है कि इस दौरान स्मॉग रह सकता है, हवा अपने साथ पराली का धुआं लेकर आएगी और उसकी गति भी कम रहेगी। और दिवाली का भी त्योहार है, इसलिए हालात काफी खराब हो सकते हैं। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर में हवा सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड की गई है। साल 2015 के बाद से लगातार जो औसत AQI रहा है 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लगभग 370 का रहा है। मतलब आने वाले दिनों में हवा और ज़्यादा खराब हो सकती है, प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना होगा। दिल्ली के कई इलाकों में मसलन पंजाबी बाग, बवाना, मुंडका और आनंद विहार में AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। लेकिन सवाल है कि ऐसी हालात से निपटने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है। 1 नवंबर से खासतौर से 15-20 नवंबर के बीच का जो ये समय होता है, ये काफी क्रिटिकल है और उसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से भी अपील है कि पूरे उत्तर भारत की ये समस्या है। दिल्ली सरकार के अकेले सक्रिय होने से इस सभी पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसमें केंद्र सरकार और एनसीआर के जितने राज्य हैं उनको भी सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा, तब हम इस पे ज्यादा नियंत्रण कर पाएंगे। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। AQI का स्तर देखते हुए अब पूरी दिल्ली में मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का फैसला किया गया है। 1 नवंबर से ही पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री बंद कर दी गई है, जिस पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। DTC ने भीड़-भाड़ वाले रूटों पर शटल बस सेवा शुरू की है और मेट्रो ने भी 40 फेरे बढ़ाए हैं। इसके साथ ही 10 नवंबर तक TTC को 1000 प्राइवेट पर्यावरण बसें हायर करने को कहा गया है। लेकिन तब भी अगर हवा साफ नहीं होती है तो नवंबर का महीना दिल्ली NCR के लिए चुनौती भरा हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे प्रदूषण से शॉर्ट टर्म में सांस लेने की समस्या हो सकती है, फेफड़ों पर असर पड़ सकता है, आंख, नाक और गले में दिक्कत हो सकती है, नाक बहने या कफ की परेशानी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में अस्थमा, लंग कैंसर, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। नई रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण की वजह से डिमेंशिया, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सांस या दिल के रोगियों के लिए है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के मामले में रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो देर तक खुली हवा में काम करते हैं, उनके प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि जब हवा बहुत खराब या खतरनाक हो जाए तो जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। जहां तक मुमकिन हो जहरीली हवा से अपना बचाव करें, प्रदूषण से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में प्रदूषण के ऐसे हालात क्यों हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसी को लेकर हमने बात की पर्यावरणविद रामवीर तंवर से। एयर पॉल्यूशन अगर अब बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि एनसीआर के और भी शहर हैं जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा शामिल है, तो सभी में एक जैसा ही हाल है। और पिछले 4-5 दिनों से AQI का जो स्तर है वो अचानक से बढ़ना शुरू हुआ है। उसके कई कारण हैं, स्टबल बर्निंग शुरू हुई है और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिन में जो AQI का स्तर है वो अपने पीक पे होगा उसका, क्योंकि दिवाली भी अभी अगले 10 दिन बाद शुरू होगी, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो है ही। मेरा तो चाहे वो दिल्ली सरकार है या गाजियाबाद, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे यही अनुरोध है कि जो भी सरकार के नियम है इन दिनों के लिए, जो हमने पॉलिसीज बना रखी है, उनका सख्ती से पालन किया जाए, इम्प्लीमेंट किए जाएं सारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, NGT के ऑर्डर्स हैं, तो ये सभी अगर सख्ती से पालन कराएंगे तो हो सकता है स्थिति में सुधार देखने को मिले। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनावी घमासान है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस की ओर से इंडिया यानी कि विपक्ष की गठबंधन की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। मोर्चे को लेकर कांग्रेस की ये निष्क्रियता नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। बिहार में
सीपीआई की रैली में नीतीश कुमार ने खुलेआम कांग्रेस पर निशाना साधा है। अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप। चलना तो दूर की बात है, गठबंधन की गाड़ी तो अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन के सूत्रधार यानी नीतीश कुमार की भाषा अभी से बदलने लगी है। भरे मंच से बिहार के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा और एक तरह से आरोप लगा दिया कि विपक्ष के मोर्चे को लेकर कांग्रेस दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश को जानने वाले मानते हैं कि वो कुछ भी बेवजह नहीं कहते। तो क्या कांग्रेस नेतृत्व पर उनका निशाना कांग्रेस से उनकी बढ़ती दूरी का संकेत है? क्या विपक्ष के मोर्चे से नीतीश का मोह भंग हो गया है? इसका जवाब फिलहाल मुश्किल है, लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस के रवैये से तकलीफ अकेले नीतीश को नहीं है। नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ लीडर है, एक्सपीरियंस लीडर है, तो अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो जरूर उस मुद्दे पर सोचना चाहिए कांग्रेस को। अब जरा कांग्रेस पर नीतीश के हमले की वजह समझ लीजिए। विपक्षी दलों की पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठक के बाद गठबंधन के लोगों, कन्वेनर और सीट शेयरिंग पर बात होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे टाल दिया। साझा रैलियों की शुरुआत भोपाल से होनी थी, लेकिन कमलनाथ के किनारा करने से उसे भी रद्द कर दिया गया। कहा गया कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा होगा, यानी पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव पर फोकस होगा। कांग्रेस का यही रुख नीतीश को पसंद नहीं आ रहा। हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। यकीनन कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के चुनाव अहम हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन की दरार नजर आने लगी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है, राज्यों में तालमेल नहीं होगा। लेकिन जब कांग्रेस ने एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी तो अखिलेश नाराज हो गए और यूपी की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया, तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? कहने की जरूरत नहीं कि अखिलेश यूपी में सीटों को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं। आज नहीं तो कल यही रुख ममता और केजरीवाल का भी होगा। तो सवाल है कि सीटों पर समझौते के बगैर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या विपक्ष मिलजुल कर बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या फिर चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा? बीजेपी के साथ साथ मीडिया का एक वर्ग है जो सुबह से इस बात को लग जाता है कि किसके प्रवक्ता ने क्या कहा और फलाने के प्रवक्ता ने उस प्रवक्ता के जवाब में क्या कहा। तो हमारे लिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं। लकीर लंबी खींच गई है। मंत्री बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लकीर लंबी खींच गई है और लंबी लकीर के सामने कुछ भी नहीं टिकता।
आरजेडी और डीएमके जैसे कांग्रेस के पुराने सहयोगी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ तैयार होगा बल्कि जीत हासिल करेगा। स्टालिन ने साफ कहा है कि बीजेपी के खिलाफ देश में लहर है और इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस इसे लेकर गंभीर है? कम से कम नीतीश कुमार को तो नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का एक यूट्यूबर जापान में मशहूर हो गया। दरअसल उसने पिछले दिनों रस्सी पर झूलते बच्चे के एक देसी खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गया। जापान के कलाकार ने जब इस वीडियो को यूट्यूब पर देखा तो इतने प्रभावित हुए कि वो इसे अपने कैमरे से फिल्माने के लिए 7 समंदर पार यहां पर चले आए। ये खेल शायद आपके लिए नया न हो, पर इन विदेशी मेहमानों के लिए कौतूहल का विषय है। तभी तो 7 समंदर पार से आए हैं बच्चों का ये कर्तव्य देखने और इस खेल को अपने साथ अपने देश ले जाए। तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक छोटे से गांव कोटा फार्म की है, जहां एक जापानी कलाकार अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं इस खेल की बारीकियां समझने के लिए और इस पर फिल्म बनाने के लिए। ये अपने देश में एक टीवी शो होस्ट करते हैं। उन्होंने जब सोशल मीडिया पर वायरल इस खेल के वीडियो को देखा तो काफी प्रभावित हुए और वीडियो बनाने वाले को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। हालांकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले युवक रवि सिंह को भी नहीं मालूम था कि उनका ये वीडियो इतना मशहूर हो जाएगा कि लोग उनसे मिलने 7 समंदर पार से आएंगे। 7-8 महीने पहले चैनल खोला था मैंने, तो अभी रिस्पांस अच्छा मिलने लगा। तो इनसे यूट्यूब में मेल आया था, मेल से इनने बोला कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है जापान से। तो मैंने कोई नहीं, तुम आ जाना। तो अभी ये आए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं अपना। ये जो इसमें वीडियो डालता हूँ, ये पंजाब के जो सिंगर है गुरु रंधावा जी, उनने भी मेरी स्टोरी मेंशन करके लगा रखी है। और शेखर धवन जो इंडियन क्रिकेटर है, उनने भी लगा रखी स्टोरी। तो जापान से लोग आए हैं ना, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख के ही आए हैं। कुछ खास लगा होगा तभी आए हैं इतनी दूर से। रवि सिंह इसी गांव में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में इस खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे जापान में भी खूब देखा गया। वहीं जब जापान में टीवी शो होस्ट करने वाले इस कलाकार की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो उन्होंने रवि सिंह को ढूंढ निकाला। उन्हें बताया कि वो रवि के साथ मिलकर इस खेल को नया मुकाम देना चाहते हैं और रवि की हाँ होते ही वो अपनी टीम के साथ भारत के इस छोटे से गाँव के लिए निकल पड़े। जापान के YouTube में देखा था और इन्हें ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और इसीलिए ये वहाँ पे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करते हैं और ये चाहते हैं कि दोनों मिलके चलें। इंडिया में जो है एक ऐसी तरह का रोप का गेम है जो बच्चे बड़े अच्छी तरह से खेलते हैं और वहाँ पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ये इस तरह से जापान में दिखाना चाहते हैं। अपनी माटी की खुशबू अगर विदेश तक पहुँचे और वो भी इतने पुरजोर तरीके से कि 7 समंदर पार से उन्हें खींचकर यहाँ तक ले आए, तो युवाओं के लिए ये पल अपने देश की माटी पर गर्व करने का है। रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर, गुड न्यूज टुडे।